जय हिंद। आज का विषय हमारा है DSSB TGT सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। इस सामाजिक विज्ञान में आज मुख्य रूप से जो हम लोग देखेंगे सिविक्स के बारे में यानी कि नागरिक शास्त्र के बारे में देखेंगे। इस नागरिक शास्त्र के पहले हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे जो TGT सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान है ये कई सारे सब्जेक्ट मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि हम इतिहास की बात करते हैं यानी हिस्ट्री की बात करते हैं, नागरिक शास्त्र सिविक्स की बात करते हैं और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की बात करते हैं। और फोर्थ जो हमारा इसमें कंसेप्ट है जिसको कि हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है TGT सोशल साइंस, इसमें हमें मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना है। इतिहास के बारे में, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल के बारे में स्टडी करना होता है। देखो कि DSSB का जो सिलेबस है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें सिलेबस नहीं दिया जाता है। तो हम कैसे पता करें कि सिलेबस क्या होना चाहिए ताकि हमारा जो अप्रोच है पेपर में वो करेक्ट हो और जो हम पढ़े वो 100% अपना जो है परफॉर्मेंस करके आएँ। तो इसके लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, जो भी हमारे पुराने साल में पेपर TGT DSSB में पूछा गया है उसको आप एक बेस बनाएं। साथ में साथ देखिए कि DSSB की तरह ही आपको KVS का भी पेपर होता है। KVS यानी केंद्रीय विद्यालय समिति का जो पेपर होता है TGT का, उसका सिलेबस देखें। और साथ में साथ नवोदय विद्यालय समिति का जो पेपर होता है TGT सोशल साइंस का, उसका सिलेबस रखें। इस सभी को मैनिपुलेट करते हुए एक अप्रोप्रिएट सिलेबस बनाने का प्रयास करें ताकि ऐसा अप्रोच बनाएं जो हमारे पेपर में करेक्ट हो और हम पूरे के पूरे परफॉर्मेंस के साथ जो है अपना रिजल्ट ओरिएंटेशन कंप्लीट कर सके। तो ये सभी को मिलाकर के मैं एक कंबाइंड फॉर्म में सिलेबस बनाने का प्रयास किया हूँ। और मुख्य रूप से जो आज चर्चा का विषय है वो सिविक्स होगा, नागरिक शास्त्र होगा, जिसमें कि हम संपूर्ण जो सिलेबस है उस पर परिचर्चा करेंगे, साथ में साथ इसका विश्लेषण करेंगे और ब्रीफ में सभी टॉपिक को डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से सीरीज में जो आएगा 1 बाय 1 कंप्लीट चैप्टर को जो है साथ में साथ MCQ प्रश्न के साथ जो है आप लोगों के साथ परिचर्चा करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो आज का सिलेबस नागरिक शास्त्र है। देखो कि ये जो सिलेबस है इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं इसका हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। तो पहला जो फर्स्ट पार्ट जो है पावर शेयरिंग फेडरलिज्म, जैसे कि हम लोग जानते हैं संघवाद। संघवाद का मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शक्तियों का बंटवारा, यानी संघवाद में शक्तियों का बंटवारा। देखो कि संघवाद सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें कि हमारे यहाँ यूनियन बना हुआ है जिसको कि हिंदी में संघ कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो यूनियन है 28 स्टेट प्लस 8 UT स्टेट मिलकर के बना हुआ है, यानी यूनियन टेरिटरी मिलकर के बना हुआ है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में इंडिया हम लोग कहते हैं। तो देखो कि सेंटर यानी कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की सरकारें दिखाई देती है। एक सेंट्रल स्तर पर जो सरकारें हैं जिसको केंद्र सरकार कहते हैं यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट दिखाई देता है जिसे स्टेट सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें कहते हैं। तो देखो कि डिवीजन बिटवीन पावर यानी जो शक्तियों का बंटवारा है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल्स है फेडरलिज्म का। तो हमारे यहाँ पावर का सेपरेशन किया गया है और इस सेपरेशन में 3 प्रकार के लिस्ट बने हुए हैं। आगे मैं जब पढ़ाऊँगा तो 7 शेड्यूल पढ़ाएंगे और इस 7 शेड्यूल अनुसूची में जो है 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, और इस बंटवारे में 3 प्रकार के लिस्ट बने हुए हैं। पहला जो लिस्ट है जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं यानी यूनियन लिस्ट। सेकेंड जो लिस्ट है जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, और थर्ड जो हमारा हुआ कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो लिस्ट 3 प्रकार के कौन कौन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये सेपरेशन ऑफ पावर है। इसके साथ भी देखेंगे कि हमारे यहाँ लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट है। रूरल एरिया में आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया है और शहरी इलाकों में अर्बन एरिया में नगर पालिका की व्यवस्था किया गया है।
तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी शक्तियाँ जो है एक तरह से विभाजित है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का डिवीजन किया गया है। सेकेंड जो चैप्टर हमें पढ़ना है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। जैसे कि जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। विश्व के अधिकांश देश आज के डेट में डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ लोगों को शासन होता है, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाता है और लोगों की जो आवाज़ है, वॉइस है, उसको सुना जाता है, लोगों की बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। डाइवर्सिटी, भारत एक विविधता वाला देश है और ये विविधता डाइवर्सिटी हमारी जो है अनेकता एकता की पहचान है। जो हमारा डाइवर्सिटी है वही हमारी पहचान है। अलग अलग एरिया में जाएंगे, अलग अलग लोग रहन सहन, खान पीन, पर्व त्यौहार, सेलिब्रेशन करने के तरीके, लोगों की संस्कृति परंपरा अलग अलग दिखाई देंगी। ये क्या है? डाइवर्सिटी है। हमारी जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग जो रूप दिखाई देते हैं, अलग अलग जो हमें संस्कृति दिखाई देते हैं, लोगों की अलग अलग पहनावा ओढ़ावा दिखाई देता है, जैविक डाइवर्सिटी जो दिखाई देता है, बायोलॉजिकल जो अलग अलग डाइवर्सिटी दिखाई देता है, ये डाइवर्सिटी ही हमारी क्या है? पावर है। भारत एक विविधता, विशाल विविधता वाला कंट्री है और ये डाइवर्सिटी हमारी आज के डेट में पावर है। थर्ड जो चैप्टर इसमें पढ़ना है, जो हमें पढ़ना पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में ज़्यादातर लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उसमें जनता जो है अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं और चुनने की जो प्रक्रिया है जिसको हम लोग चुनाव कहते हैं, यानी इलेक्शन सिस्टम कहते हैं। इस चुनाव प्रक्रिया में कई सारे राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं और अगर उनको सत्ता प्राप्त होता है, मेजॉरिटी प्राप्त होता है, तो एक पार्टी को हम लोग रूलिंग पार्टी और अदर पार्टी को हम लोग अपोजिशन पार्टी कहते हैं, विपक्षी दल के नाम से जानते हैं। देखो कि हमारे इंडिया में कई स्तर के पॉलिटिकल पार्टी है। नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट लेवल के पॉलिटिकल पार्टी है और कुछ जो है क्षेत्रीय पार्टियां कहलाते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी भी हैं। तो चुनाव में जो पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग जो दल पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव में भागीदारी लेते हैं और उस चुनाव में भागीदारी के उपरांत जो उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, बाद में वो प्रतिनिधि सत्ता पक्ष या विपक्ष के रूप में जाने जाते हैं और शासन प्रशासन में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की जो मुद्दे होते हैं उनको उठाने का प्रयास करता है। फोर्थ जो चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंज टू द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। देखो कि हमारे जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी की बहुत सारी चैलेंजिंग भी है। आज के डेट में कहें अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, पर्यावरण इशू, ये कई सारे डेमोक्रेसी के मुद्दे हैं। नक्सलवाद, टेररिज्म, आतंकवाद, ये डेमोक्रेसी के कई सारे मुद्दे हैं। साथ में साथ डेमोक्रेसी को कुछ और लोकल भी मुद्दे हैं, जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रीयतावाद। ये वर्तमान समय में डेमोक्रेसी की एक चैलेंजिंग के रूप में है। आज के डेट में कोरोना वायरस जैसे डिजीज़ भी एक लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा साबित होता जा रहा है, लोगों के लिए खतरा साबित होते जा रहे। तो लोकतंत्र में कई सारी चैलेंजिंग है जिस पे काबू पाना सरकार के लिए भी चुनौती होता है। सामंजस्य स्थापित करना, लोगों को सबको साथ में विकास करना, यही डेमोक्रेसी का मुख्य उद्देश्य होता है। फिफ्थ जो चैप्टर हमारा है, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। देखो कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कई सारे मूवमेंट आंदोलन चलाए गए। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्राचीन काल में कई तरह के सरकारें दिखाई देती थी। इसके पहले कई प्रकार के सरकारें दिखाई देती थी। राजतंत्रीय प्रणाली था, कहीं पर
कैपिटलिस्ट स्टेट के रूप में जाने जाते थे, पूंजीपति राज के रूप में जाने जाते थे। लेकिन आज विश्व के अधिकांश देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाली सरकार है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देता है। और इसके कई सारे स्ट्रगल मूवमेंट के उपरांत जो है हम इस मुकाम तक, इस मंजिल तक पहुँचे हैं। और इस उस आंदोलन का उदाहरण दिया गया है जिसमें नेपाल, बोलिविया का डेमोक्रेसी का उदाहरण है कि आज भी नेपाल में देखेंगे कई उठापटक के बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई है, लेकिन अभी भी वहाँ पर अस्थिरता बनी हुई है। तो उस मूवमेंट को आप रिमार्क करेंगे, ये एनसीईआरटी में काफ़ी सारे मूवमेंट दिए हुए हैं। हम जब इसको चैप्टर को 1 बाय 1 करेंगे तो इसको हम डिटेल से आप लोगों को करवाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। देखो, लोकतंत्र के कई सारे फीचर्स हैं। पहली जो फीचर्स हैं, जैसे कंसेप्ट है लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या, है ना? लोकतंत्र है क्या? जनता के द्वारा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन प्रशासन। ये भी एक करेक्ट डेफिनेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दो प्रकार के आज के सेंस में कहलाते हैं। एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है। दूसरा डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। देखो कि डेमोक्रेसी विश्व के अधिकांश देशों में आज के सेंस में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां पर जनता नहीं बल्कि जनता की चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन प्रशासन में भागीदारी ली जाती है। और ऐसे लोकतंत्र को, ऐसे डेमोक्रेसी को हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। अब डेमोक्रेसी के कई सारे फीचर्स हैं। इस फीचर्स को 1 बाय 1 हम लोग को डिस्कशन करेंगे। और डेमोक्रेसी का ही नेक्स्ट जो फीचर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझने का प्रयास करें तो देखो कि लोक एम्पावरमेंट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने का सबसे बड़ा उदाहरण जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक हमारा जो है रूरल एरिया में आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरा जो है अर्बन एरिया, जिसे हम लोग नगर पालिकाएँ के बारे में जानते हैं, नगर निगम के बारे में जानते हैं, नगर पंचायत के बारे में जानते हैं। अलग अलग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कहीं पर नगर निगम की व्यवस्था की गई है, कहीं पर नगर पालिकाएँ की व्यवस्था की जाता है, कहीं पर नगर पंचायत की व्यवस्था की जाती है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोक एम्पावरमेंट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने का एक बेहतर प्रयास किया गया है, ताकि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बॉटम लेवल तक पहुंचाया जाए, और जो पावर का कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर करके लोगों को डिसेंट्रलाइज करके लोगों को एम्पावरमेंट करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें हम लोग डिटेल से पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं के रूप में जानते हैं इलेक्शन। तो हमारे यहाँ इलेक्शन प्रणाली सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्शन सिस्टम हमारे यहाँ दो प्रकार के हैं। एक सिस्टम को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो चुनाव करने की दो प्रणाली है। इस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव, और दूसरे को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष चुनाव देखो कि हमारे यहाँ जिसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे। डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे। जैसे हमारे यहाँ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। हाँ, इसी की तरह एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जब चुनाव होता है, जिसे विधानसभा कहते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जब चुनाव होता है, इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। और पंचायती राज व्यवस्था का जब चुनाव होता है, इसमें भी जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब चुनाव होता है, नगर पालिकाएँ की जब चुनाव होता है, इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमारे यहाँ डायरेक्ट चुनाव प्रणाली का उदाहरण है। और दूसरी जो चुनाव प्रणाली होता है, सेकेंड टाइप्स जो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब जिसमें जनता नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव में भाग ले। तो ऐसे चुनाव प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, एमपी ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जब चुनाव होता है
तो इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पार्टिसिपेट करता है। स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। इसी तरह एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का, विधायक का जब चुनाव होता है तो इसमें भी जो है जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, सभी को अधिकार नहीं दिया गया है वोट डालने का। प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है इंडिया में, तब पर भी इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी इनडायरेक्ट का है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें भी जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली की दो तरह की व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में दिखाई देता है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 324 ECI चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है। ये चुनाव आयोग का काम होता है भारत में चुनाव करवाना, सेंटर और स्टेट दोनों का चुनाव करवाना, इनका मुख्य काम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें और डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है जिसको डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना, भारत में डेमोक्रेसी और विश्व के डेमोक्रेसी पे चर्चा करेंगे। इसको डिटेल से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हमारा जो है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और इसमें जो पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका फ्रेमिंग कैसे किया गया है, संविधान को फ्रेम कैसे किया गया है, एडॉप्टेशन क्या क्या अडॉप्ट किए गए हैं, किन किन कंट्री से क्या इंस्पायर्ड हुआ है इस संविधान में, इस सभी पे चर्चा करेंगे। जो वर्किंग इंस्टीट्यूशन है, जो वर्किंग संस्थाएं हैं, जैसे पार्लियामेंट की बात करेंगे, जुडिशरी की बात करेंगे, तो वन बाई वन इसको डिस्कस करने के बाद करेंगे कि संसद के बारे में, नगरपालिकाएं के बारे में, और साथ में साथ हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पर अपना संविधान है, और ये संविधान हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार देता है, मूल अधिकार दिया गया है। वर्तमान समय में हम सभी को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है, 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट प्राप्त है। पहला जो राइट प्राप्त है जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18, जिसको राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स अनुच्छेद 23 एंड 24 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नेक्स्ट जो हमारा है 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट 29 एंड 30 जिसमें हमें राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें 5 प्रकार के रीट का अधिकार दिया गया है। और इस पे चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे। फंडामेंटल राइट का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिस पे हम लोग चर्चा कई सारे लेक्चर में करने वाले हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।